नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का 7वां दिन। लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद मतदान, तो वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री पेश करेंगी बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक। पंजाब हरियाणा खनौरी बॉर्डर से हटाए गए प्रदर्शनकारी किसान, टेंट पर चले बुलडोजर, हिरासत में कई किसान नेता। बॉर्डर के आसपास इंटरनेट सेवा बंद। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल के इशारे पर काम कर रही है पंजाब सरकार। पूर्व नियोजित थी नागपुर हिंसा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पुलिस पर हमला करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी साइबर सेल का शिकंजा। युद्ध विराम पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर हुई बातचीत को बताया बहुत अच्छा। कहा, हम सही रास्ते पर, जल्द जारी किया जाएगा एक और बयान। और दिल्ली में आज से शुरू होगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, पावर लिफ्टिंग और शूटिंग में होंगे दिलचस्प मुकाबले। और इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 7वां दिन है। लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद मंत्रालय की अनुदान मांगों पर मतदान भी होगा। लोकसभा में कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। चर्चा के बाद अनुदान मांगों पर मतदान भी होगा। वहीं राज्यसभा में मंगलवार को शुरू हुई गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश करेंगी। इसके साथ दोनों ही सदनों में अन्य विधायी कामकाज के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। दोनों सदनों में विभिन्न मंत्रालयों के आवंटित बजट पर चर्चा होनी सूचीबद्ध है। लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज और उनकी मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रही है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि सभी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति राष्ट्रीय मुख्यधारा के बराबर हो। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय विशेष रूप से 6 केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। ये योजनाएं अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों के लिए है। अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक मामलों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं या कार्यक्रम इस प्रकार हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह से है अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण। अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारियां साझा की हैं, जो ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं। शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाएं, जिसमें प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्तियां, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण योजनाएं, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, पीएम विकास, अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए एनएमडीएफसी को इक्विटी अवसंरचना विकास योजना, और इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनाओं ने मिलकर उच्च स्तरीय कौशल प्राप्ति, आजीविका के अधिक अवसर, उच्च रोजगार क्षमता, बेहतर अवसंरचना तक बेहतर पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य और अल्पसंख्यक समुदायों के समग्र कल्याण में योगदान दिया है। पंजाब पुलिस ने 21 साल से अधिक समय से डेरा डाले किसानों को शंभू और खनौरी सीमा पर स्थित धरना स्थलों से हटा दिया है। इससे पहले पुलिस ने किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित कई किसान नेताओं को केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद लौटते समय मोहाली में हिरासत में ले लिया था। पुलिस सूत्रों ने कल देर रात बताया कि अस्थायी ढांचों और मंचों को हटाने तथा किसानों द्वारा खड़ी ट्रॉलियों और अन्य वाहनों को हटाने के बाद प्रदर्शन स्थल को खाली करा दिया गया है।
ये पूछे जाने पर कि बाधित सड़कों पर यातायात कब बहाल होगा, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पंजाब की तरफ की सड़क खाली होने के बाद यातायात की बहाली इस बात पर निर्भर करेगी कि हरियाणा सरकार अवरोधक कब हटाती है। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चे के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली कूच करने से रोके जाने के बाद पिछले साल 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए थे। नागपुर शहर में हिंसा के बाद सरकार और पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। एहतियात के तौर पर शहर के संवेदनशील इलाकों में अभी भी कर्फ्यू जारी है। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र साइबर सेल ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले कुछ लोगों की पहचान भी की है और उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि यह हिंसा पूर्व नियोजित थी। उन्होंने ये भी साफ किया कि अफवाहों से उलट नागपुर शहर में विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान की आयत वाला कोई चादर या कपड़ा नहीं जलाया गया। फडणवीस ने कहा है कि नागपुर हिंसा के दौरान पुलिस पर हमला करने वालों को कब्र से भी खोदकर निकाला जाएगा और कानून के सामने पेश किया जाएगा। दरअसल हिंसा के दौरान दंगाइयों ने एक महिला कांस्टेबल से अभद्र व्यवहार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में उद्यम उत्सव भाग लेंगी। इस कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उद्यम उत्सव का उद्देश्य देश की जीवंत विरासत को नागरिकों के करीब लाकर एमएसएमई को सशक्त और प्रोत्साहित करना है। इसका समापन इस महीने की 30 तारीख को होगा। कार्यक्रम में हस्तशिल्प से लेकर कृषि आधारित उत्पादों तक के विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले 7 मंडप होंगे। मंडप में ग्रीन एमएसएमई टेक्नोलॉजी, महिला उद्यमी, पीएम विश्वकर्मा और आदिवासी उद्यमी, खादी और ग्रामोद्योग और एमएसएमई बिजनेस सपोर्ट मंडप भी शामिल होंगे। मंडप में विभिन्न व्यापार और लाइव पॉटरी प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान हुनर, संगीत, नुक्कड़ नाटक, साड़ी ड्रैपिंग सत्र और राजस्थानी कठपुतली निर्माता प्रदर्शन जैसी तमाम गतिविधियां आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगी। ये उद्यम उत्सव प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक विमल नेगी की रहस्यमयी मौत को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी की अगुवाई में की जाने वाली जांच शुरू हो गई है। विमल नेगी 10 मार्च से लापता थे और उनका शव 18 मार्च को बिलासपुर के सहतली पुलिस स्टेशन के पास गोविंद सागर झील से बरामद हुआ था। उधर ताज़ा तरीन घटनाक्रम में पुलिस ने विमल नेगी मौत मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की है। एफआईआर में आईएएस अधिकारी हरिकेश मीना को भी आरोपी बनाया गया है, जिन्हें बुधवार को राज्य सरकार ने उनके पद से हटा दिया था। न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में मृतक इंजीनियर की पत्नी किरण नेगी की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें एचपीपीसीएल के पूर्व प्रबंध निदेशक हरिकेश मीना और 2 अन्य अधिकारियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। नेगी के परिवार का दावा है कि शोंगटोंग और पेखू जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित विवादास्पद फाइलों को मंजूरी देने के लिए मीना और अन्य लोगों के लगातार दबाव के कारण वो काफी तनाव में थे। परिजनों का कहना है कि इस कथित उत्पीड़न ने उन्हें अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद शिमला में एचपीपीसीएल कार्यालय के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें नेगी के परिवार, बिजली निगम के कर्मचारी और यूनियन नेता न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और राज्य सरकार के खिलाफ एचपीपीसीएल के भीतर मुद्दों को हल करने में विफल रहने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हरिकेश मीना अपने पूरे करियर में एक विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं। इस मामले में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने नेगी की मौत को लेकर एचपीपीसीएल के कुप्रबंधन और कर्मचारियों पर डाले जा रहे अनुचित दबाव पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बेटी की मौत की जांच के लिए मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग की है। अपनी याचिका में सतीश सालियान ने शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और यूबीटी शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे, पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर और अन्य के खिलाफ
गंभीर आरोप लगाए हैं। सतीश सालियान ने कोर्ट से मांग की है कि आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी, 302, 201, 218, 409, 166, 107, 109, 120 बी और 34 के तहत मामला दर्ज किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की भी मांग की है। कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सतीश सालियान के घर के बाहर पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिशा सालियान के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई तथा बाद में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से साजिश भी रची गई। दरअसल दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को उपनगरीय मलाड में एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी। इसके बाद शहर की पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया था। रुक करते हैं राजस्थान का। राजस्थान के बीकानेर में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। एक ट्रक के कार के ऊपर पलट जाने से कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा पलाना देशनोक पुल पर हुआ। यहां पर एक ट्रक कार के ऊपर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ट्रक को खाली करवाया और नीचे दबी हुई कार को हटवाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने इस हादसे में 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। हाईवे पे एक गाड़ी और उसके साथ जो टोला के गिरने के कारण एक प्रथम दृष्टया दुर्घटना होना पाया गया है। इसकी जांच की जा रही है। इसमें 6 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। हर भारतवासी के दिल में छुपा है एक अलग भारत, सबसे अनछुआ, दिलों को जोड़ता, हर खट्टी मीठी यादों को समेटा मेरा भारत। अपने भारत को दुनिया के साथ साझा करें, इसके जीवंत रास्तों को, छुपे हुए नज़ारों को, अपनी अनूठी कहानियों को कैद करें और शामिल हों वेव्स एक्सप्लोरर चैलेंज में। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट के वेव एक्सप्लोरर चैलेंज में एंट्री भेजने के लिए है 20 मार्च तक का समय। यूट्यूब शॉर्ट्स या ब्लॉग पर वेव्स एक्सप्लोरर का उपयोग कर दुनिया को दिखाएं अपना भारत। जल्द वेव्स एक्सप्लोरर चैलेंज के लिए रजिस्टर करें। इंडिया में जितने इंडियंस हैं उतने ही इंडियाज भी। सो फॉर द रिकॉर्ड, दिस इज माय इंडिया। दिस इज माय अनदेखा, अनसुना, अनबिलीवेबल इंडिया। This is my favorite designer wear wala India. माय सखत एनर्जी हिरो इंडिया। এই হলো আমার দুর্দান্ত রোড ট্রিপের ইন্ডিয়া। So India, join the Waves Explorer Challenge. Show us what makes you say, for the record. This is my India. रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के अपने समकक्ष व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सुझाव दिया कि अमेरिका को यूक्रेन के अहम ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वामित्व अपने हाथों में ले लेना चाहिए। रूस यूक्रेन में युद्ध विराम के प्रयासों के बीच ट्रंप ने कल ज़ेलेंस्की से करीब 1 घंटे वार्ता की। इससे एक दिन पहले ही ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चर्चा की थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के अनुरोधों और आवश्यकताओं के अनुसार बातचीत की, क्योंकि वो दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौता चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि वे पूरी तरह से सही रास्ते पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज की ओर से व्हाइट हाउस में जारी बयान के अनुसार ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि अमेरिका ऊर्जा क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के कारण इन संयंत्रों को चलाने में बहुत मददगार हो सकता है। ट्रंप ने मंगलवार को पुतिन से यूक्रेन के साथ संभावित आंशिक युद्ध विराम के बारे में बात की। पुतिन ऊर्जा अवसंरचना को निशाना न बनाने पर सहमत भी हुए, लेकिन 30 दिन के पूर्ण युद्ध विराम का समर्थन करने से उन्होंने इनकार कर दिया। तुर्की के अधिकारियों ने इस्तांबुल के मेयर इक्रैम इमामोग्लू को हिरासत में लिया है। ये कार्रवाई इमामोग्लू के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुने जाने से कुछ ही दिन पहले की गई है। तुर्की की रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के इक्रैम इमामोग्लू को राष्ट्रपति रेसेप तैयप
अर्दोआन के सबसे मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में से एक माना जाता है। अभियोजकों ने इमामोग्लू पर भ्रष्टाचार और एक आतंकवादी समूह को सहायता देने का आरोप लगाते हुए उन्हें एक आपराधिक संगठन का नेता बताया। इस्तांबुल के मेयर को हिरासत में लेने के बाद अंकारा में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। सैकड़ों लोगों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की टुकड़ी को पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया। इजमीर और ट्रैबजोन सहित अन्य शहरों में भी छिटपुट विरोध प्रदर्शन और सभाएं हुई हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बंधकों को छोड़ने को लेकर गाजा में फिर से शुरू किए गए हमलों को बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसके बलों ने मध्य और दक्षिणी गाजा पट्टी में जमीनी अभियान फिर से शुरू कर दिया है। इससे एक दिन पहले हवाई हमलों में कम से कम 48 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि उसके अभियान ने नेत्जारिम कॉरिडोर पर इजरायल के नियंत्रण को बढ़ाया। हमास ने कहा कि जमीनी कार्रवाई और नेत्जारिम कॉरिडोर में घुसपैठ को महीने पुराने युद्ध विराम समझौते का नया और खतरनाक उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को तुरंत हूथियों को सैन्य आपूर्ति भेजना बंद कर देना चाहिए और यमन के समूह को खुद लड़ने देना चाहिए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि हूथियों पर अमेरिकी हमले समय के साथ और तेज होते जाएंगे और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी की मौजूदगी में भारत के लोक सेवा प्रसारक यानी प्रसार भारती और जर्मनी की फुटबॉल लीग DFB पोकाल के बीच करारनामा हुआ है। इस करारनामे के तहत फुटबॉल लीग DFB पोकाल के पुराने मैचों को दिखाने के साथ ही इस लीग के होने वाले 2 सेमीफाइनल और फाइनल मैच का DD स्पोर्ट्स पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही OTT ऐप वेव्स पर भी सजीव प्रसारण होगा। भविष्य के फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही देश भर से 20 खिलाड़ियों का भी चयन किया जाएगा। जर्मनी की फुटबॉल लीग DFB पोकाल के साथ में आज प्रसार भारती का एक करारनामा हुआ और इसके तहत जो उनके पुराने सीजन्स के जो कार्यक्रम हुए हैं, जो मैचेस हुए हैं, उनकी हाइलाइट्स हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। और साथ ही साथ जो इस सीज़न के जो कार्यक्रम हैं, जिसमें कि उनके लीग मैचेस के बाद जो 2 सेमीफाइनल्स होने वाले हैं और जो फाइनल मैच होगा, उसका हम सीधा प्रसारण DD स्पोर्ट्स पर करेंगे और हमारी जो OTT की ऐप है वेव्स, उस पर भी इसका प्रसारण सजीव किया जाएगा। साथ ही साथ आने वाले महीनों में DFB द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के साथ में मिलकर के कुछ नए खिलाड़ियों को चिन्हित करने का एक कार्यक्रम किया जा रहा है और ऐसे करीब 20 खिलाड़ियों को फिर वो अपने खर्चे पर लेकर के जर्मनी जाएंगे, जहां उन बच्चों को ट्रेनिंग होगी, जहां उन बच्चों को वहां के मैचेस में खेलने का अवसर मिलेगा। तो मुझे विश्वास है कि दोनों दृष्टियों से ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात रहेगी। एक तो हमारे जो दर्शक हैं भारत भर में जो फुटबॉल में रुचि रखते हैं, उनको अच्छी क्वालिटी के मैचेस देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ जो हमारे बच्चे हैं जिनका कि फ़ुटबॉल में रुचि है, उनको ट्रेनिंग के लिए और आगे बढ़ने के लिए फ़ुटबॉल को एज अ करियर चाहे कहें या एक पैशन के तौर पर लेने के लिए उनको उसमें प्रोत्साहन भी मिलेगा। और आज खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की शुरुआत होगी। इस बार इन खेलों में देश भर से करीब 1300 से ज़्यादा खिलाड़ी 6 खेलों में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिताएं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित होगी। देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का मंच सज चुका है और दिल्ली तैयार है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी के लिए। खेलों का आधिकारिक उद्घाटन गुरुवार को केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। 27 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन में 6 पैरा खेलों में खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे, जिनमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धाएं शामिल हैं। प्रतियोगिताएं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की जाएंगी। खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म देश के खिलाड़ियों को देश के अंदर कंपटीशन करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। आज मुझे खुशी है कि मेरे देश के पैरा एथलीट्स यहाँ कंपटीशन में भाग लेंगे और
एक कंपटीशन से खेलेंगे, देश और दुनिया में पैरा एथलीट्स देश का नाम रोशन करेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में देश भर से 1300 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें तीरंदाज हरविंदर सिंह, क्लब थ्रोअर धर्मवीर और हाई जंपर प्रवीण कुमार जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। सुशील कुमार, डीडी न्यूज। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का लोगो, गीत और मास्कोट का दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेल मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। पैरा खेलों के मास्कोट का नाम उज्ज्वला रखा गया। आज देश के पैरा एथलीट विश्व भर की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इस बार भी खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा और कई नए सितारे भी सामने आएंगे। पहले फिट इंडिया कार्निवाल का नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सफल समापन हो गया है। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। यह फिट इंडिया कार्निवाल देश की जनता को फिटनेस के प्रति जागरूक करने का प्रयास था। कार्निवल के समापन के मौके पर उपस्थित और एक वक्त हुआ करता था जब सुबह की पहली किरण के साथ ही नन्ही गौरैया आंगन में फुदकने के साथ ही अपनी चहचहाट से पूरे घर को गुलजार कर दिया करती थी। आंगन में फुदक फुदक कर दाना चुनना और कोई आहट होने पर फुर से उड़ जाना बच्चों के लिए किसी कौतूहल से कम नहीं होता था। लेकिन वक्त बदला और आज नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहने वाली गौरैया आज विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण इस छोटी सी चिड़िया को बचाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया, जो अपने छोटे आकार और चहचहाने वाली आवाज के लिए जानी जाती है, जो कभी हमारे आंगनों, छतों और खिड़कियों पर फुदकती चहकती नजर आती थी, आज विलुप्त होने के कगार पर है। मनुष्यों के आसपास रहने की वजह से सामाजिक पक्षी कही जाने वाली गौरैया आज समाज से ही दूर होती जा रही है। गौरैया की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। बढ़ते शहरीकरण, मोबाइल टावरों के रेडिएशन और कंक्रीट के जंगलों के फैलाव के साथ ही प्रदूषण और कृषि पद्धतियों में बदलाव ने इसका घर छीन लिया है। इसके कारण गौरैया की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। एक आकलन के मुताबिक दुनिया भर में गौरैया की संख्या करीब 1.6 अरब है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने गौरैया की घटती आबादी को देखते हुए 2002 में इसे लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल कर दिया। वहीं भारत सरकार ने इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में शामिल किया है। इसके तहत गौरैया का शिकार करना और कहीं ले जाना सख्त मना है। गौरैया से विश्व को प्रथम परिचय 1851 में अमेरिका के ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ने कराया था। गौरैया पर गहराते संकट से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसे जैव विविधता के लिए अहम बताते हुए इसके संरक्षण के लिए लोगों से अपील की। हमारे आसपास बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में गौरैया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन आज शहरों में बड़ी मुश्किल से गौरैया दिखती है। बढ़ते शहरीकरण की वजह से गौरैया हमसे दूर चली गई है। आज की पीढ़ी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने गौरैया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा है। ऐसे बच्चों के जीवन में इस प्यारी पक्षी की वापसी के लिए कुछ अनोखे प्रयास हो रहे हैं। गौरैया की कम होती संख्या को देखते हुए 2010 से 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत हुई। सालों से गौरैया संरक्षण मुहिम से जुड़े और गौरैया संरक्षण पर 3 पुस्तकें लिख चुके गौरैयाविद पटना के संजय कुमार ने जागरूकता अभियान चलाकर इस मुहिम से सैकड़ों लोगों को जोड़ा है। हमारी नन्ही दोस्त गौरैया विलुप्ति की ओर बढ़ चली है। उसकी घर वापसी की पहल हमें ही करनी होगी और ये जन भागीदारी से होगी। स्पैरोमैन के नाम से मशहूर गुजरात के जगत किनखाबवाला जहां गत्ते के घोंसले बनाकर गौरैया की घर वापसी में लगे हैं, वहीं नरेंद्र फालूदी प्लाई और मिट्टी के घोंसले गांव-गांव में लगाकर गौरैया को आवासीय संकट से उबार रहे हैं।
गौरैया पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बीजों के फैलाव और कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व गौरैया दिवस जैसी पहल शुरू होने के बाद लोगों में भी गौरैया संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ी है। हालांकि इस सामाजिक चिड़िया को बचाने के लिए अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है। गौरैया संरक्षण मुहिम से एक आशा जगी है और इस प्यारी चिड़िया से हम यही कहेंगे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आना रे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसके साथ ही समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। इंडिया में जितने इंडियंस हैं, उतने ही इंडियाज भी। So for the record, this is my India. This is my अनदेखा, अनसुना। Unbelievable India. This is my favorite
favorite designer boy wala India. My sakhat energy hero India. এই হলো আমার দুর্দান্ত রোড ট্রিপের ইন্ডিয়া। Go India, join the Waves Explorer Challenge. Show us what makes you say, for the record. This is my India. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, जिसमें अगले 1 घंटे होंगी। जिन प्रमुख खबरों पर नजर वो रहेगी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। जी हां, पंजाब पुलिस का बर्बरता दिखाई है किसानों के ऊपर, और शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटाए गए हैं प्रदर्शनकारी किसान। साथ ही साथ टेंट भी उखाड़ लिए गए हैं। आज खुलने वाला है राष्ट्रीय राजमार्ग, बताएंगे आपको ताज़ा स्थिति। इसके साथ साथ खबरें और भी होंगी, जहां संसद के बजट सत्र का आज है 7वां दिन। बताएंगे आज आपको कौन से वो विधायी कार्य हैं जो दोनों ही सदनों में आज सूचीबद्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में गजा को लेकर एक बड़ी बात होगी, क्योंकि इजराइल के गजा पर लगातार हमले जारी हैं। इसके साथ साथ अगर खेल की खबरों की बात करें तो दिल्ली में आज से आयोजित होने वाला है पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण। बताएंगे कौन कौन सी प्रतिस्पर्धाएं इसमें होने वाली हैं। साथ ही साथ खबरें होंगी मौसम से जुड़ी हुई भी, बताएंगे आपको अखबारों की सुर्खियां भी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। पंजाब हरियाणा खनौरी बॉर्डर से हटाए गए प्रदर्शनकारी किसान। धरना स्थल पर रात भर चले बुलडोजर। हिरासत में कई किसान नेता, पर काम कर रही है पंजाब सरकार। पूर्व नियोजित थी नागपुर हिंसा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पुलिस पर हमला करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी साइबर सेल का शिकंजा। है कि पंजाब की भगवंत मान सरकार अरविंद केजरीवाल के इशारे पे ये सब काम करा रही है। इससे पहले किसान नेताओं से मुलाकात के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हितों को सर्वोपरि बताते हुए बातचीत जारी रखने और अगली बैठक 4 मई को होने की बात कही है। उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक चर्चा हुई है। चर्चा जारी रहेगी। अगली बैठक 4 मई को होगी। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के किसान नेताओं की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। बिट्टू ने कहा है कि किसान नेताओं के खिलाफ पंजाब पुलिस की एक कार्रवाई की खबर सुनकर वे स्तब्ध हैं। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल के इशारे पर ये मान सरकार ये सब काम करा रही है। तो आपको बता दें कि शंभू और खनौरी बॉर्डर खाली करा लिया गया है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि कैसे टेंटों को उखाड़ लिया गया है। आज एनएच खुलने वाला है, लेकिन इस समय किसान नेताओं को, कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। साडा विरोध करके थोनू वोटां पाइयां, थोड़ी सरकार बनाई। अज तुसी शर्म करो भगवंत मान साहब, शर्म करो। तुसी सिर्फ केजरीवाल दे, जिहड़ा 3 दिन केजरीवाल रहा है पंजाब दे विच, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਐਸਸੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ MP ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਰਹਿ ਜੂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਏ। तो जो किसान 13 फरवरी 2024 से शंभू खनौरी बॉर्डर पर अपनी मांगों के लिए अड़े हुए थे और कई बार केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी बैठक हुई है, ऐसे में कल एक बड़ी कार्रवाई पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के होते हुए जहां शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करा लिया गया है और साथ ही साथ कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। क्या है ताज़ा स्थिति इस समय? गुरमीत सिंह संवाददाता जालंधर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा गुरमीत का रुख करेंगे। गुरमीत, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे, अब आगे की किसानों की रणनीति क्या रहेगी और जिस तरीके से भाजपा लगातार पंजाब सरकार पर हमलावर है,
है, किसान अब आगे किस तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस समय फिलहाल शंभू खनौरी बॉर्डर की क्या ताजा हालात है? देखिए भावना, सबसे पहले हम अपने दर्शकों के लिए अपडेट दे देते हैं। खनौरी बॉर्डर और जो शंभू बॉर्डर है इसकी दूरी तकरीबन 115 किलोमीटर है और ये दोनों बॉर्डर हरियाणा और पंजाब के हैं। अब अगर खनौरी बॉर्डर की बात की जाए तो ये लगता है हरियाणा के कैथल से, और यहाँ अगर पंजाब वाली साइड से देखा जाए तो वो संगरूर से लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो शंभू बॉर्डर है वो अंबाला और पटियाला को कनेक्ट करता है। अब ये दोनों बॉर्डर्स पर कल शाम को जो पुलिस के द्वारा एक्शन किया गया है उसमें किसानों की स्टेज जो कि बड़े स्तर पर लगी हुई थी, किसान बड़े स्तर पर सड़क को ब्लॉक किए हुए थे जिस कारण लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी। तो फिलहाल ये दोनों बॉर्डर पूरी तरह से खाली करवाए गए। सबसे पहले वो तो कल ही खाली करवा लिए गए थे, मगर देर रात तक पुलिस का एक्शन चला है, वो स्टेज तोड़ने के लिए चला है। वहां पर बुलडोजर कार्रवाई, जेसीबी मशीनें बुलवाई गई और रोड को पूरी तरह से साफ करने के क्रम में जो भी कुछ हो सकता था वो पंजाब पुलिस की ओर से किया गया है। अब इसके साथ ही आगे का जो रोड मैप है वो तय करेंगे किसान। किसानों ने हालांकि पंजाब पुलिस के एक्शन की सीधे तौर पर भर्त्सना की है, उन्होंने पंजाब पुलिस के एक्शन को गलत करार दिया है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये भी है कि अकाल तख्त साहिब के जो जत्थेदार हैं, जो सिखों की सिरमौर संस्था है, उन्होंने भी पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई के लिए पंजाब सरकार की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब एक पुलिस स्टेट बनता जा रहा है। बहरहाल ये जो सारी डेवलपमेंट हुई है उसके बाद अब ये समझना जरूरी है कि कल जो केंद्र सरकार के साथ मीटिंग थी उसमें ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ये सारा एक्शन हुआ है। दरअसल छन छन कर जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक कल मीटिंग के दौरान ही जो पंजाब सरकार के मंत्री थे उन्होंने मीटिंग में किसान नेताओं से पूछा कि क्या आप जो सड़कें हैं, जो नेशनल हाईवे आपने शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर ब्लॉक किए हुए हैं, क्या आप वहां से हटने के लिए तैयार हैं? कथित तौर पर यह बताया जा रहा है कि किसान नेताओं ने इसके लिए पूरी तरह से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जब दूसरा सवाल पंजाब सरकार के मंत्रियों की ओर से किया गया कि क्या आप, चलिए आप दोनों साइड का रास्ता नहीं खोल सकते, अगर आप एक साइड का सिंगल लेन भी खोल दे तो भी आम आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानियां कम हो सकती हैं, मगर किसान उसके लिए भी नहीं माने। जिसके बाद किसानों का यह कहना है कि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि पंजाब सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई के मूड में है। बड़े स्तर पर पुलिस तैनात कर दी गई और जो मोर्चे थे जहां जहां पर लगे हुए थे, शंभू मोर्चा और साथ में खनौरी मोर्चा जो किसानों ने लगाया था, वहां पर बड़े स्तर पर पुलिस कर्मी दिखाई देने लगे। वाटर कैनन की जो बसेज है वो दिखाई देने लगी। तो इसके बाद जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो कई किसान नेताओं ने इसका संदेह भी जताया था कि अब उन पर किसी भी समय कार्रवाई हो सकती है पंजाब सरकार की, उन्हें ऐसा लग रहा है। दरअसल जो किसान नेता हैं, दो किसान नेताओं का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, मनजीत सिंह धनेर और काका सिंह कोटड़ा। इन दोनों नेताओं ने सीधे तौर पर पंजाब के कृषि मंत्री जो है गुरमीत सिंह खुंडिया और इसके साथ ही एक और मंत्री है लाल सिंह कटारुचक, उनके साथ बातचीत के दौरान रोड जो ब्लॉकेज है उसको खोलने को लेकर बातचीत हुई थी और इसी बातचीत के बाद इन दोनों नेताओं ने ये कहा कि उन्हें अब लगता है कि बड़ा एक्शन पंजाब सरकार किसानों के खिलाफ कर सकती है। और हुआ भी ऐसा ही। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कि नवंबर 2024 से धरने पर बैठे हुए हैं और अभी तक पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के कई अधिकारी भी उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे, वो मीटिंग में पहुंचे। उन्हें बाकायदा एक पुलिस का एस्कॉर्ट वहां पर मीटिंग में लेकर पहुंचा और मीटिंग से जब वो निकले वहां से तो पंजाब पुलिस की वही टीम जो उन्हें लेकर आई थी उसी के द्वारा उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ ही स्वर्ण सिंह पंदेल जो कि किसान नेता है उन्हें हिरासत में लिया गया और बाकी जो किसान बड़े स्तर पर जो अलग अलग मोर्चों पर बैठे हुए थे उन्हें हिरासत में लेना शुरू किया गया और बहादुरगढ़ पुलिस ट्रेनिंग कैंप जी गुरमीत, इससे पहले भी जब किसानों और मान सरकार के बीच एक मीटिंग हुई थी, वहां से मान जो हैं वो गुस्सा होकर उड़ गए थे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप पंजाब को धरना राज्य नहीं बना सकते। ऐसे में मान सरकार पर लगातार सवाल ये उठते आए हैं कि किसानों की आवाज को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है और कल ये रात को दिखने को भी मिल गया। अगर अभी के हालात की बात की जाए तो इंटरनेट सेवाओं का क्या हाल है, साथ ही साथ क्या आज राष्ट्रीय राजमार्ग खुल जाएगा? इसके साथ गुरमीत मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगी, क्या अभी शंभू खनौरी बॉर्डर पर कितना पुलिस बल तैनात है और क्या अभी भी वहां कुछ किसान डटे हुए हैं?
देखिए, जहां तक किसानों की बात है तो किसानों की ओर से तो पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है उस जगह को, मगर अब वहां पर जो ब्लॉकेज की गई थी ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए और इसके साथ ही और भी काफी चीजें वो हटाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। सड़क को पूरी तरह से क्लीन किया जाए, आवाजाही के लिए दोबारा से सुचारू रूप से चलाया जाए, उसके लिए कुछ समय लग सकता है। और इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री से रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने खुद बात की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के सीएम ने भरोसा दिलवाया है कि ये जो मार्ग है अंबाला को पटियाला से कनेक्ट करने वाला, जिसे शंभू बॉर्डर भी कहा जाता है, उसे जल्द से जल्द जितनी अर्लीस्ट शुरू हो सकता है उसे शुरू करवाया जाएगा। और उसके साथ ही जो कैथल को कनेक्ट करता है संगरूर से खनौरी मोर्चा, खनौरी बॉर्डर जो है उसे भी जल्द से जल्द शुरू करवाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो पंजाब सरकार का रुख है किसानों के लिए, उसे लेकर कई तरह के सवाल पहले से ही उठते रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल की जो केंद्र की और किसानों के बीच की मीटिंग थी, उस मीटिंग में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं पहुंचे, बल्कि वो इस मीटिंग में पहुंचने के बजाय वो दिल्ली में पहुंचते हैं। कपूरथला हाउस में पहुंचने की उनकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पिछली मीटिंग भी जो केंद्र की किसानों के साथ हुई थी 22 फरवरी को, उसमें भी पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे। हालांकि जो पंजाब के जितने भी सियासी लीडर हैं उनकी ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री की इस बात को लेकर आलोचना की गई थी कि जब वो किसानों को लेकर इतनी गंभीरता दिखाते हैं तो वो बिल्कुल गुरमीत, और ये वही किसान हैं जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, ये वही किसान हैं जिनके लिए सरकार कई नीतियां लेकर आती है, लेकिन जब राज्य सरकार ही उनकी आवाज़ को सुनना नहीं चाहती तो इस तरीके की तस्वीरें कुछ सामने आती हैं। फिलहाल गुरमीत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की, जिसका आज है 7वां दिन। लोकसभा में आज आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। चर्चा के बाद मंत्रालय के अनुदान मांगों पर मतदान भी होगा। लोकसभा में कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। चर्चा के बाद अनुदान मांगों पर भी मतदान होगा। वहीं राज्यसभा की बात कर लेते हैं, यानी कि उच्च सदन की बात करें तो मंगलवार को शुरू हुई गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आज भी जारी रहने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश करेंगे। इसके साथ ही दोनों ही सदनों में अन्य विधायी कामकाज के साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। दोनों ही सदनों में विभिन्न मंत्रालयों के आवंटित बजट पर चर्चा होना सूचीबद्ध है। लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज और उनकी मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। तो इस समय हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमरेंद्र, अगर आज के सदन की कार्यवाही की बात की जाए तो कौन कौन से वो जनहित और लोकहित के मुद्दे हैं जो आज सदन में रखे जाएंगे, और वित्त मंत्री एक बेहद ही महत्वपूर्ण विधेयक बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश करने वाली है, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, क्या है इसकी विशेषताएं? भावना, देखिए, कामकाज के लिहाज से अगर देखें तो आज संसद का जो 7वां दिन है दूसरे चरण का बजट सत्र का, ये खासा अहम माना जा सकता है। खासा अहम इसलिए भी माना जा सकता है कि बजट पास होने के बाद सभी मंत्रालयों की जो अनुदान मांगे हैं उस पर चर्चा हो रही है, और उस पर चर्चा होने के बाद मतदान कर उस मंत्रालय के बजट को एलोकेट करके पास करा लिया जा रहा है। तो ये खासा अहम है। और अगर हम बात करें कामकाज के लिहाज से तो देखिए, क्वेश्चन आवर जो है, प्रश्नकाल और शून्यकाल संसद की सबसे बड़ी अगर कहें एसेट्स तो वो मानी जा सकती है, जिसमें दोनों मंत्रालयों से जुड़े, चाहे हम बात करें उच्च सदन की या निम्न सदन की, दोनों सदनों में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के तहत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जानी है। नियम 377 के तहत चर्चा होनी है। इसके अलावा जो संसद की सबसे बड़ी कहें कि जो मिनी पार्लियामेंट के तौर पे जो पार्लियामेंट कमेटी है, उसकी कई रिपोर्ट्स को टेबल किया जाना है। इसमें तो सबसे अहम एक कमेटी होती है पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। उसकी कुछ अहम रिपोर्ट्स लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी दोनों में टेबल की जानी है। लोकसभा में इसके चेयरपर्सन जो है जगदम्बिका पाल और धर्मेंद्र यादव पीएससी की रिपोर्ट को टेबल करेंगे। वहीं राज्यसभा में इस कमेटी को जो है शक्ति सिंह गोहिल और त्रिचु सिवा इसको टेबल करने वाले हैं। और ये एक पारदर्शी जो संसाधन है उस पर एक बहुत बड़ा एक पब्लिक दबाव बनाने के लिए कमेटी की रिपोर्ट संसद में आनी है। इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं, इसके अलावा दो और मंत्रालय, जिसमें कोल माइन एंड स्टील मंत्रालय की एक रिपोर्ट लोकसभा में आनी है, जिसको खुद अनुराग सिंह ठाकुर जो इसके चेयरपर्सन है वो टेबल करने वाले हैं। वहीं राज्यसभा में इस रिपोर्ट को, कोल की जो रिपोर्ट है उसको दीपक प्रकाश टेबल करने वाले हैं। इसके अलावा एक बिजनेस
एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको जो है संसदीय कार्य राज्य मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में लेकर आने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें कुछ पेपर लेट्स की, तो कोई मंत्रालयों के पेपर लेट होने, और जो सबसे पहले जो आपने बात की कि कुछ मंत्रालयों के जो अनुदान की मांगों पर चर्चा होनी है, तो आज जल शक्ति मंत्रालय और कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर न सिर्फ चर्चा होनी है बल्कि उसके बाद उस पर मतदान होना, ये लोकसभा में होना है। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में देखिए कल जो है बेहद ही गंभीर और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें गृह मंत्रालय के कामकाज को लेकर जो है चर्चा हो रही थी। और आपने देखा कि किस तरह से जब गोखले जो टीएमसी सांसद है उन्होंने चर्चा का प्रारंभ किया तो उन्होंने कुछ कटाक्ष किए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर, और अमित शाह जी ने किस तरह से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मैं 7 बार का चुना हुआ सदस्य हूं और मैं किसी की कृपा से नहीं आया हूं, और जो ईडी और कुछ सीबीआई से संबंधित जो आरोप लगाए थे उसका खंडन किया था। और उन्होंने कहा था कि चूंकि ये गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के लिए यहाँ पर चर्चा हो रही है, इसलिए आप सीधे सीधे फोकस करें कामकाज को। तो आज का दिन खासा अहम माना जा सकता है। और उसके अलावा मैं बता दूं कि जो एक इंपॉर्टेंट बिल है जिसको अगर मैं आपको बताऊं कि बजट सत्र के पहले सेशन में 3 दिसंबर को लोकसभा ने पारित कर दिया था, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024। ये खासा अहम बिल है। और जब ये लोकसभा से पारित हो रहा था तो आपको याद होगा भावना कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको एक बड़ा चेंज बताया था बैंकिंग सेक्टर के लिए। और इसमें जो नॉमिनेशन है, यानी कि जो आपके खाते हैं उसको नॉमिनेशन में 4 लोगों को जो है इसमें नॉमिनेशन करने की छूट मिलती है। और इसके अलावा 4 जो अहम बैंकिंग संशोधन कानून थे उसमें करीब बदलाव किए गए। 12 क्लॉज के साथ इस जो बिल को लोकसभा से 3 दिसंबर यानी कि पहले सत्र में पास करा लिया गया। और आज राज्यसभा में इस पर जो है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इसको प्रेजेंट करेंगे, और जो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण उसको अनुमोदन करेंगी पास करने के लिए। तो काफी बड़ा बिल माना जा सकता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा ओपन कह सकते हैं, एक बड़ा बदलाव के तौर पर इस बिल को देखा जा सकता है। बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 से जुड़ा है, जिसे राज्यसभा में आज वित्त मंत्री इसको पेश करने वाली है। इससे पहले लोकसभा में ये पारित हो चुका है। अमरीन, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। अब 11 बजे की कार्यवाही पर हमारी नजर रहेगी, जब दोनों ही सदनों में कार्यवाही शुरू होगी। फिलहाल देखा जाए तो अभी तक के सदन में जो कार्रवाई रही है वो बेहद ही उत्पादकता से भरी रही है। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने की प्रयास कर रही है, जिससे सुनिश्चित हो सके कि सभी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति राष्ट्रीय मुख्यधारा के बराबर हो। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय विशेष रूप से 6 केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। ये योजनाएं अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों के लिए है। अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक मामलों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं और कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए मंत्रालयों की कई योजनाएं जो हैं वो लागू हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी है। शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाएं आपको बता देते हैं, प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, मैट्रिक साथ ही साथ मैट्रिक कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति पर ये शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाएं अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए लाई जा रही हैं। रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना है, जो अल्पसंख्यकों के संरक्षण, उनके सशक्तिकरण के लिए कहीं ना कहीं लाई गई है। अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए भी कई योजनाएं हैं, जिसमें NMDFC को इक्विटी प्रदान करने के लिए भी ये योजना जो है वो लाई गई है। अवसंरचना विकास योजना, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास, ये भी एक योजना है और योजनाओं से अल्पसंख्यकों के कौशल विकास, आजीविका के अधिक अवसर, रोजगार क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। तो इन योजनाओं से अल्पसंख्यकों को लाभ मिला है, मदद मिली है और नई नीतियां लगातार सरकार ला रही है ताकि अल्पसंख्यकों को सशक्त किया जाए
और साथ ही साथ मजबूत किया जाए और मुख्य धारा में लाने के लिए ये योजनाएं को कल किरण रिजिजू ने लोकसभा में अपने लिखित उत्तर में दिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान में उद्यम उत्सव में भाग लेंगी। इस कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उद्यम उत्सव का उद्देश्य देश की जीवंत विरासत को नागरिकों के करीब लाकर एमएसएमई को सशक्त और प्रोत्साहन देना है। इसका समापन इस महीने की 30 तारीख को होगा। कार्यक्रम में हस्तशिल्प से लेकर कृषि आधारित उत्पादों के विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले 7 मंडप होंगे। मंडप में ग्रीन एमएसएमई टेक्नोलॉजीज, महिला उद्यमी, पीएम विश्वकर्मा और आदिवासी उद्यमी, खादी और ग्राम उद्योग और एमएसएमई बिजनेस सपोर्ट मंडप भी शामिल होंगे। मंडप में विभिन्न व्यापार और लाइव पॉटरी प्रदर्शित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान हुनर, संगीत, नुक्कड़ नाटक, साड़ी ड्रेपिंग सत्र और राजस्थानी कठपुतली निर्माता प्रदर्शन जैसी गतिविधियां आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगी। नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। क्या कहना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। 17 मार्च को नागपुर शहर में हिंसा के बाद सरकार और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर के अनुसार हिंसा वाले इलाके में स्थिति इस समय नियंत्रित और सामान्य है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर साइबर सेल की कड़ी नजर बनी हुई है। साथ ही भूमिका के अनुरूप आरोपियों के खिलाफ मकोका और अन्य कठोर कानून लगाने का भी जिक्र किया गया है। कार्रवाई की है और उसमें जो भी पॉइंट्स थे, जो अफेक्टेड एरियाज थे, उन सभी अफेक्टेड एरियाज में विजिट की और इसमें जो भी लोग जो इंडल्ज कर रहे थे, जो इसमें जो परसों इशू हुआ था यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन हुई थी, उन सभी के ऊपर जो है कार्रवाई शुरू है। और एरियाज में कहाँ पे एरिया में कोई सब जगह पे शांतता है कि नहीं, क्योंकि आगे कर्फ्यू के बारे में हमको सोचना है। तो ये सारी चीज़ों का असेसमेंट लिया गया और इसके ऊपर एक्शन लेने वाले। सर, एहतियात के तौर पर नागपुर शहर के संवेदनशील इलाकों में इस समय कर्फ्यू जारी है। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र साइबर सेल ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले कुछ लोगों की पहचान की है और उन्हें नोटिस भी भेजा जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि पुलिस पर हमला करने वालों को कब्र से भी खोद कर निकाला जाएगा और कानून के सामने पेश किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि हिंसा के दौरान दंगाइयों ने एक महिला कांस्टेबल से अभद्र व्यवहार किया। औरंगजेब पर तनातनी, किसने की आगजनी। नागपुर हिंसा के दोषियों की तलाश, पकड़ा गया मास्टरमाइंड। औरंगजेब की कब्र पर विवाद के बाद नागपुर हिंसा मामले में आरोपियों की धरपकड़ जारी है। हिंसा के मुख्य आरोपी और माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के जिला अध्यक्ष फहीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद उसे 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। फहीम खान को इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। गणेश पेठ में दर्ज एफआईआर के मुताबिक उसने भीड़ इकट्ठा कर पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया और लोगों को भड़काया। आरोप है कि उसने पथराव की साजिश रची, जिसके लिए पहले से पत्थर जमा किए गए थे।
हिंसा को लेकर कुल 51 नामजद आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि हिंसा में शामिल सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर में हिंसा के बाद स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कई संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू जारी है। शांततापूर्ण परिस्थिति है। हमारा तपास चालू है, इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन में हमने 50 लोगों को ताबे में लिया है और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की 10 टीम हमारी काम कर रही है। गौरतलब है कि नागपुर में सोमवार को अफवाह के बाद हिंसा हुई, जिसमें कई पुलिस अधिकारियों समेत अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसा के दौरान दंगाइयों की भीड़ ने एक महिला कांस्टेबल से कथित तौर पर छेड़छाड़ की और उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक हिंसा के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पेट्रोल बम भी फेंके। शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि किसी टूल का इस्तेमाल किया गया था, जिसके जरिए फोन कॉल या ग्रुप मैसेज के जरिए एक स्थान के घटना की जानकारी अन्य इलाकों तक फैलाई गई। प्रारंभिक जांच में ये भी संकेत मिले हैं कि बाहरी लोगों को बुलाकर इस घटना को अंजाम दिया गया और इसे योजनाबद्ध तरीके से फैलाने की कोशिश की गई। पुलिस कमिश्नर ने खुलासा किया कि शुरुआत में घटनास्थल पर पत्थर मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में कंस्ट्रक्शन साइट से ईंटें और पत्थर लाए गए। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि भीड़ कैसे जुटाई गई, हिंसा की साजिश कहां बनी और पत्थर कहां से लाए गए। इस बीच इस मामले में सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। महाराष्ट्र में नागपुर हिंसा और औरंगजेब को लेकर सियासत जारी है। सामना के लेख को लेकर बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना औरंगजेब से करना पूरी तरह से गलत है। I demand that FIR should be lodged against Samna because they are comparing छत्रपति शिवाजी महाराज विथ औरंगजेब। ये पूरे कायदा सुव्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, इंटेलिजेंट फेलियर है। काफी हद तक जो है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, लेकिन ये जो मिसक्रेंट्स है, जो ये सब उपद्रव कर रहे हैं, अभी पता चला है कि कुछ महिला पुलिसकर्मियों पर भी उन्होंने पथराव किया है, उनको भी चोट लगी है। मुझे लगता है ये महाराष्ट्र में कभी देखा नहीं है। कुल मिलाकर पुलिस जहां हिंसा की जांच में जुटी है, वहीं सियासी रूप से भी मामला गरमाया हुआ है। मुंबई से शिशिर सेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य विद्युत निगम के मृतक इंजीनियर विमल नेगी के परिजनों के आरोप के बाद HPPCL के निदेशक को निलंबित कर दिया है। साथ ही नेगी की रहस्यमयी मौत की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ACS रैंक के अधिकारी की अगुवाई में यह जांच शुरू की गई है। विमल नेगी 10 मार्च से लापता थे और उनका शव 18 मार्च को बिलासपुर के सहतली पुलिस स्टेशन के पास गोविंद सागर झील से बरामद हुआ था। इस मामले में एक FIR भी दर्ज की गई है। FIR में IAS अधिकारी हरिकेश मीना को भी आरोपी बनाया गया है, जिन्हें पद से हटा दिया जा चुका है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि यह मामला बेहद संदिग्ध है। अगर परिवार CBI जांच की मांग करता है तो सरकार को उसके अनुसार काम करना चाहिए। ठाकुर ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था बेहद चिंताजनक है। बहुत लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब से आई है, HPPCL की वर्किंग बहुत कंट्रोवर्सीज में रही है और कंट्रोवर्सीज में बहुत सारे लोगों के उसमें जो अधिकारी जो है उन पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। और ऐसी सूरत में जब विमल नेगी के परिवार वाले कह रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, ये किस तरह का दबाव था, ये प्रदेश जानना चाहता है। क्या ये काम का दबाव था या गलत काम करवाने का दबाव था? ये दो विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी जांच होना बहुत आवश्यक है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बेटी की मौत की जांच के लिए मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मामले की NIA से जांच कराने की मांग की है। अपनी याचिका में सतीश सालियान ने शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और UBT शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे, पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर और अन्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं।
सतीश सालियान ने कोर्ट से मांग की है कि आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी, 302, 201, 218, 409, 166, 107, 109, 120 क्लॉज बी और 34 के तहत मामला दर्ज किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सतीश सालियान के घर के बाहर पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिशा सालियान के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई और बाद में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से साजिश रची गई। दरअसल आपको बता दें कि दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को उपनगरीय मलाड में एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी। इसके बाद शहर की पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया था। खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के बीकानेर में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। एक ट्रक के कार के ऊपर पलट जाने से कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा पलाना देशनोक पुल पर हुआ है। यहां पर एक ट्रक कार के ऊपर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ट्रक को खाली करवाया और नीचे दबी हुई कार को हटवाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने इस हादसे में 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। देशनोक के पास में हाईवे पे एक गाड़ी और उसके साथ जो ट्रोला की गिरने के कारण प्रथम दृष्टया दुर्घटना होना पाया गया है। इसकी जांच की जा रही है। इसमें 6 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। और एक वक्त हुआ करता था जब सुबह की पहली किरण के साथ ही नन्ही गौरैया आंगन में फुदकने के साथ ही अपनी चहचहाट से पूरे घर को गुलजार करती थी। आंगन में फुदक फुदक कर दाना चुनना और कोई आहट होने पर फुर से उड़ जाना बच्चों के लिए किसी कौतूहल से कम नहीं होता था। लेकिन वक्त बदला और आज नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहने वाली गौरैया आज विलुप्त होने की कगार पर है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण इस छोटी सी चिड़िया को बचाने के लिए हर साल 20 मार्च यानी आज के दिन को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया, जो अपने छोटे आकार और चहचहाने वाली आवाज के लिए जानी जाती है, जो कभी हमारे आंगनों, छतों और खिड़कियों पर फुदकती चहकती नजर आती थी, आज विलुप्त होने के कगार पर है। मनुष्यों के आसपास रहने की वजह से सामाजिक पक्षी कही जाने वाली गौरैया आज समाज से ही दूर होती जा रही है। गौरैया की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। बढ़ते शहरीकरण, मोबाइल टावरों के रेडिएशन और कंक्रीट के जंगलों के फैलाव के साथ ही प्रदूषण और कृषि पद्धतियों में बदलाव ने इसका घर छीन लिया है। इसके कारण गौरैया की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। एक आकलन के मुताबिक दुनिया भर में गौरैया की संख्या करीब 1.6 अरब है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने गौरैया की घटती आबादी को देखते हुए 2002 में इसे लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल कर दिया। वहीं भारत सरकार ने इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में शामिल किया है। इसके तहत गौरैया का शिकार करना और कहीं ले जाना सख्त मना है। गौरैया से विश्व को प्रथम परिचय 1851 में अमेरिका के ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ने कराया था। गौरैया पर गहराते संकट से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसे जैव विविधता के लिए अहम बताते हुए इसके संरक्षण के लिए लोगों से अपील की। हमारे आसपास बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में गौरैया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन आज शहरों में बड़ी मुश्किल से गौरैया दिखती है। बढ़ते शहरीकरण की वजह से गौरैया हमसे दूर चली गई है। आज की पीढ़ी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने गौरैया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा है। ऐसे बच्चों के जीवन में इस प्यारी पक्षी की वापसी के लिए कुछ अनोखे प्रयास हो रहे हैं। गौरैया की कम होती संख्या को देखते हुए 2010 से 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत हुई। सालों से गौरैया संरक्षण मुहिम से जुड़े और गौरैया संरक्षण पर 3 पुस्तकें लिख चुके गौरैयाविद पटना के संजय कुमार ने जागरूकता अभियान चलाकर इस मुहिम से सैकड़ों लोगों को जोड़ा है। हमारी नन्ही दोस्त गौरैया
विलुप्ति की ओर बढ़ चली है, उसकी घर वापसी की पहल हमें ही करनी होगी और ये जन भागीदारी से होगी। स्पैरोमैन के नाम से मशहूर गुजरात के जगत किनखाबवाला जहां गत्ते के घोंसले बनाकर गौरैया की घर वापसी में लगे हैं, वहीं नरेंद्र फालूदी प्लाई और मिट्टी के घोंसले गांव-गांव में लगाकर गौरैया को आवासीय संकट से उबार रहे हैं। गौरैया पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बीजों के फैलाव और कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व गौरैया दिवस जैसी पहल शुरू होने के बाद लोगों में भी गौरैया संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ी है। हालांकि इस सामाजिक चिड़िया को बचाने के लिए अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है। गौरैया संरक्षण मुहिम से एक आशा जगी है और इस प्यारी चिड़िया से हम यही कहेंगे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आना रे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यही चहचहाट आपकी ज़िंदगी में भी यही घुलती रहे और ये जो चिड़ैया है जो विलुप्त हो रही है वो एक बार फिर आंगन में आए और इस तरीके से चहचहाए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और अगर आपके पास वक्त नहीं है अखबारों की सुर्खियाँ पढ़ने का तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारा आ रहा है खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियाँ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट जानने का, अखबारों की सुर्खियां। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। अगर आज की बात करें अखबारों की तो क्या है आज अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर वो अहम सुर्खियां जो दर्शकों को जाननी जरूरी है? सुप्रभात भावना, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं। हरिभूमि अखबार ने जिस खबर को विदेश पेज पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है, ग्लोबल हेल्थ और विकास में डिजिटल समाधान किस तरह से तैयार किए जा रहे हैं भारत में, उसको लेकर के गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य बिल गेट्स ने बुधवार को कहा कि भारत न केवल अपने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल इनोवेशन का निर्माण कर रहा है, बल्कि हेल्थ ऐसे समाधान भी बना रहा है जिसमें ग्लोबल हेल्थ और विकास को बदलने की क्षमता भी है। कई सारी तारीफें गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष ने की है, भारत के प्रयासों को सराहा है। उस खबर को आज प्रमुखता के साथ अखबार ने प्रकाशित किया है। अगली खबर से आपको रूबरू कराते हैं। ये खबर सरकार की तरफ से आ रही है, जिसमें सरकार ने कहा है कि गगनयान को भेजने की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और आखिरी परीक्षण उड़ान एक प्रकार का ड्रेस रिहर्सल होगा। वर्ष के अंत में महिला रोबोट व्योम मित्र जाएगी अंतरिक्ष। ये बात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कही है और इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। जनसत्ता अखबार में आज ये खबर है, अन्य अखबारों में भी हमें देखने को मिली है। अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि संसद में जो बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है उससे जुड़ी हुई खबर है। अलग अलग वक्तव्य मंत्रियों की तरफ से आए हैं और वो प्रमुख स्थान भी रखते हैं और अखबारों में आज प्रमुखता के साथ प्रकाशित भी हैं। टोल टैक्स की नई नीति जो है वो जल्द आने वाली है, ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सदन में बात कही है। उन्होंने कहा है कि उपभोक्ताओं को उचित रियायती दर भी दी जाएगी। तो रियायती किस तरह से मिलेगी उसको लेकर के आज खबर है। स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5% खर्च होगा, ये स्वास्थ्य मंत्री ने बात कही है। और बुजुर्गों को किस तरह से अतिरिक्त पेंशन दी जाती है ये भी सदन में वक्तव्य के दौरान बात कही गई है। अन्य और भी कल किस तरह से संसद का सदन रहा, किस तरह से सत्र चला और क्या क्या बातें कही गई उसे आज इस खबर में समाहित किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं, यह है भाषा से जुड़ी हुई खबर। जी हाँ, तकनीकी शिक्षा में अब हिंदी, तमिल सहित 22 क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको बताएं कि तमिलनाडु में जिस तरह से स्टालिन सरकार की तरफ से भाषा को लेकर के विवाद को जन्म दिया गया, उसको लेकर के केंद्र सरकार ने भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की मुहिम को और तेज किया। और ये खबर बताती है कि इसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सबसे अहम पहल की है और उसने तकनीकी शिक्षा में भी इस तरह से 22 क्षेत्रीय भाषाओं को किस तरह से जोड़ा जाएगा वो बात कही है। वहीं त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत किसी भी
राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। ये बात कही है केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने। तो इस खबर को आज प्रमुखता के साथ लिया गया है। चलते चलते स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक और खबर से आपको रूबरू कराते हैं, जिसे नवभारत टाइम्स अखबार ने अपने हेल्थ पेज पर प्रकाशित किया और बताया है कि खट्टे फलों का किस तरह से कमाल आपके लाइफ स्टाइल में हो सकता है। मूड रहेगा ठीक और डिप्रेशन भी इससे दूर हो सकता है। इसमें एक्सपर्ट्स की राय भी बताई गई है किस तरह से आप रोजाना खट्टे फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपको डिप्रेशन से कैसे दूर कर सकता है। ना केवल विशेषज्ञों की राय है बल्कि एक स्टडी के साथ इस खबर को आज प्रकाशित किया गया है। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो आज के अखबारों में इन खबरों को प्रमुखता के साथ स्थान मिला है। संध्या अखबारों में प्रकाशित ये मुख्य सुर्खियों को हमारे दर्शकों तक इतने कम समय में पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। और आइए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के अपने समकक्ष वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को सुझाव दिया है कि अमेरिका को यूक्रेन के अहम ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वामित्व अपने हाथ में ले लेना चाहिए। रूस यूक्रेन में युद्ध विराम के प्रयासों के बीच ट्रंप ने कल ज़ेलेंस्की से करीब 1 घंटा वार्ता की। रूस और यूक्रेन ने 3 साल पहले रूस के सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी संख्या में 175 कैदियों की अदला बदली की है। अदला बदली की योजना अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बातचीत से पहले ही बना ली गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को तुरंत हूतियों को सैन्य आपूर्ति भेजना बंद कर देना चाहिए और यमन के समूह को खुद लड़ना देना चाहिए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि हूतियों पर अमेरिका पहले हमले करते समय के साथ और तेज होते जाएं और वे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान ने कहा है कि यूरोपीय संघ को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में शांति समझौता कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। ईयू की तरफ से यूक्रेन को और अधिक धन दिए जाने के विरोध पर पूछे गए सवाल पर हंगरी के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बंधकों को छोड़ने को लेकर गजा में फिर से शुरू किए गए हमलों को बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसके बलों ने मध्य और दक्षिणी गजा पट्टी में जमीनी अभियान फिर से शुरू कर दिया है। तुर्की के अधिकारियों ने इस्तांबुल के मेयर इक्रेम इमामोग्लू को हिरासत में ले लिया। ये कार्रवाई इमामोग्लू के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुने जाने के कुछ ही दिन पहले की गई है। तुर्की की रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के इक्रेम इमामोग्लू को राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान के सबसे मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों में से एक माना जाता है। बोलीविया में ईंधन की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ईंधन की बढ़ती कमी से किसानों की फसल काटने की क्षमता पर असर पड़ने लगा है। राष्ट्रपति लुइस आर्से ने 15 मार्च को घोषणा की थी कि 47 मिलियन लीटर गैसोलीन चिली के एरिका बंदरगाह पर पहुंच चुका है और इसे यथाशीघ्र ईंधन स्टेशनों तक वितरित किया जा रहा है। दक्षिणी पेरू के समन में इस हफ्ते हुई भारी बारिश के बाद रामिस नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है, जिसके बाद टिटिकाका झील के आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। अभी और तेज बारिश होने के आसार हैं, जिससे टिटिकाका क्षेत्र में नदी का जल स्तर और बढ़ सकता है। और आइए अब खबरें होंगी कारोबार जगत की। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने एक बार फिर से ब्याज दरों को स्थिर रखा है। इस फैसले पर ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने की घोषणाओं का असर देखा गया। यूएस फेड रिजर्व इस साल 2/4 अंकों की कटौती कराने की संभावना पर लगातार विचार कर रहा है। सेबी ने डिजी लॉकर के साथ भागीदारी की है। इस पहल से निवेशकों को दस्तावेज रखने के सरकारी मंच डिजी लॉकर के जरिए अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड हिस्सेदारी की जानकारी इकट्ठा करने और उस तक पहुंचने में मदद मिलेगी। केंद्र ने चीन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से बढ़ते खराब गुणवत्ता वाले स्टील आयात को रोकने के लिए कुछ उत्पादों पर 200 दिन के लिए 12% का अस्थायी ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किया और मर्सिडीज के बाद अब ह्युंडई ने भी 1 अप्रैल से कारों की नई कीमत बढ़ाने का फैसला लिया है। ह्युंडई ने कहा है कि वह 1 अप्रैल से 3% तक दाम बढ़ाएगी।
अदानी समूह ने देश का सबसे बड़ा स्किल एंड एम्प्लॉय प्रोग्राम लॉन्च किया। इसके तहत ग्रीन एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक सेक्टर्स, प्रोजेक्ट एक्सीलेंस, इंडस्ट्रियल डिजाइन और अन्य इंडस्ट्रीज के लिए स्किल्ड टैलेंट का एक पूल तैयार किया जाएगा। वोडाफोन आइडिया ने मुंबई में 5G सेवाओं को लॉन्च करने का ऐलान किया। 5G रोल आउट से ग्राहकों को व्यापक नेटवर्क कवरेज और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेहतर मोबाइल अनुभव मिलेगा। और आइए अब खबरें होंगी खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की शुरुआत आज से होने जा रही है। इस बार इन खेलों में देश भर से करीब 1300 से अधिक खिलाड़ी 6 खेलों में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिताएं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित होंगी। ये मल्टी स्पोर्ट इवेंट का दूसरा संस्करण होगा जो खेलो इंडिया पहल का एक हिस्सा है और इसका मकसद देश भर में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना है। देखिए डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का मंच सज चुका है और दिल्ली तैयार है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी के लिए। खेलों का आधिकारिक उद्घाटन गुरुवार को केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। 27 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन में 6 पैरा खेलों में खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे, जिनमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धाएं शामिल हैं। प्रतियोगिताएं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की जाएंगी। खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म देश के खिलाड़ियों को देश के अंदर कंपटीशन करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। आज मुझे खुशी है कि मेरे देश के पैरा एथलीट्स यहाँ कंपटीशन में भाग लेंगे और एक कंपटीशन से खेलेंगे। देश और दुनिया में पैरा एथलीट्स देश का नाम रोशन करेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में देश भर से 1300 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें तीरंदाज हरविंदर सिंह, क्लब थ्रोअर धर्मवीर और हाई जंपर प्रवीण कुमार जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। सुशील कुमार, डीडी न्यूज। बिहार में आज अंतर्राष्ट्रीय सेपक टाकरा विश्व कप 2025 की शुरुआत होगी। सेपक टाकरा विश्व कप में भारत, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, ब्राजील, अमेरिका, ईरान, इटली, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर समेत 20 टीमें हिस्सा ले रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन का आज शाम उद्घाटन करेंगे। ये पहली बार है जब बिहार सेपक विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। आयोजन के दौरान पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम में 150 मैच खेले जाएंगे। इसमें 20 देश भाग ले रहे हैं। इसमें आपको यूएसए, पोलैंड, फ्रांस, चाइना, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, ईरान, ऑफ कोर्स इंडियन टीम है और न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। तो 20 देश भाग ले रहे हैं और बिहार के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन है। और ये भी हम कहना चाहूँगा कि ये सब अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के माध्यम से बिहार का ब्रांडिंग हो रहा है पूरा देश दुनिया में, और बिहार धीरे धीरे एक स्पोर्ट्स हब, एक स्पोर्ट्स पावर हाउस बनते जा रही है। और आइए अब खेल से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं, जिसमें बात करेंगे बैडमिंटन की। अंदाज रहेगा फटाफट। भारत के अनुपमा उपाध्याय ने स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में जीत से अपने अभियान की शुरुआत की। पहले दौर में अनुपमा ने हमवतन खिलाड़ी अनमोल खरब को हराया। स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की आकर्षि कश्यप को हार का सामना करना पड़ा है। प्रतियोगिता के पहले दौर में आकर्षि कश्यप को ईशा रानी बरुआ ने हराया। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की भारतीय जोड़ी ने स्विस ओपन के पहले दौर में जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। पुरुष वर्ग में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने जीत दर्ज करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। किदाम्बी ने हमवतन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय को हराया। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ में उथल पुथल मची हुई है।
वित्तीय अनियमितताओं के कारण बीएफआई सचिव हेमंत कलिता और कोषाध्यक्ष दिग्विजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच भारतीय मुक्केबाजी महासंघ से निलंबित हो चुके कलिता ने कथित तौर पर असम के मुक्केबाजों को महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया है, जिससे विवाद की दरार और गहरी हो गई है। इनमें ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन भी शामिल हैं। इस पूरे प्रकरण के बावजूद बीएफआई अध्यक्ष अजय सिंह ने आश्वासन दिया है कि प्रतियोगिता सुचारू रूप से चलेगी। I think the foremost responsibility of sports administrators is to ensure that they give their players every opportunity to compete in important events, especially events like the national championships of a sport. Boxers work very, very hard to participate in nationals on behalf of their states and then participate in international championships on behalf of their country. It is their life's ambition to represent their state and their country in the sport that they have chosen. So as administrators, it is our job and our responsibility to ensure that we facilitate this. हर भारतवासी के दिल में छुपा है एक अलग भारत, सबसे अनछुआ, दिलों को जोड़ता, हर खट्टी मीठी यादों को समेटा मेरा भारत, मेरा भारत। अपने भारत को दुनिया के साथ साझा करें, इसके जीवंत रास्तों को, छुपे हुए नज़ारों, अपनी अनूठी कहानियों को कैद करें और शामिल हों वेव्स एक्सप्लोरर चैलेंज में। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट के वेव एक्सप्लोरर चैलेंज में एंट्री भेजने के लिए 20 मार्च यानी आज तक का समय है। यूट्यूब शॉर्ट्स या व्लॉग पर #वेव्स एक्सप्लोरर का उपयोग कर दुनिया को दिखाएं अपना भारत यानी मेरा भारत। जल्द वेव्स एक्सप्लोरर चैलेंज के लिए रजिस्टर जरूर करें। Unbelievable India. This is my favorite designer wear wala India. My sakhat energy hero India. এই হলো আমার দুর্দান্ত রোড ট্রিপের ইন্ডিয়া। So India, join the Waves Explorer Challenge. Show us what makes you say for the record. This is my India. वक्त हो चला है मिजाज मौसम को जानने का। जानते हैं आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान ग्राफिक्स के जरिए। इसी के साथ नया सवेरा में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले आपको हर बारी की तरह हम कुछ मनमोहक झलकियों के साथ छोड़ जाते हैं। ये झलकियाँ आ रही है कर्नाटक के उडुपी की पारंपरिक मार्शल आर्ट की। आप इन पारंपरिक मार्शल आर्ट की झलकियों का आनंद लीजिए। यूं ही सशक्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।